नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगली वीडियो में, आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे सेक्शन नंबर 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। माय डियर व्यूअर्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी, उससे आपको कुछ सीखने को मिला, आपको लगता है कि हाँ कुछ डिफरेंट सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, जितने भी पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे सकते हैं दे दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में आपको मिलेगी, दूसरे लॉज के बारे में भी मिलेगी। आज बात करेंगे पार्ट नंबर 1 ऑफ बीएसए और उसका चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्रिलिमिनरी, हिंदी में बोले तो प्रारंभिक, और इसमें केवल और केवल 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 1 एंड 2। सेक्शन नंबर 1 में 3 बातें बताई गई हैं कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, नाम क्या होगा, कहां कहां ये अप्लाई होगा और ये कब से लागू माना जाएगा। एंड सेक्शन 2 में कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ वर्ड्स, शब्दों की परिभाषा बताई गई है। उन परिभाषाओं में जो भी मीनिंग दिया गया वही मीनिंग आगे हम निकालेंगे जब बीएसए में पढ़ते पढ़ते इन शब्दों का प्रयोग होगा। ये बेसिक सी बात आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 1 क्या कहती है। सबसे पहले आप इसका हेडिंग देख लीजिए कि हेडिंग क्या है, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में क्या था और अब क्या हुआ है, थोड़ा चेंज आया है, आप ध्यान रखिए। हेडिंग है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। पहले जो हेडिंग था शॉर्ट टाइटल सेम था, यहां पर एक्सटेंट था, विस्तार कहां तक होगा इस कानून का, लेकिन अब एक्सटेंट को काट कर यहां पर कर दिया गया है एप्लीकेशन, कहां कहां ये अप्लाई होगा ऐसा कर दिया गया है। और कमेंसमेंट, 3 बातें बताई गई हैं, नंबर 1 ये, नंबर 2 और नंबर 3। तो अब आप कॉमन सेंस लगाकर ये बताइए कि इस सेक्शन 1 के अंदर कितनी सब सेक्शंस होनी चाहिए। कमेंट में आप वीडियो को पॉज करिए, कमेंट में आप बताइए कितनी होनी चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इससे आपको अच्छे तरीके से लॉ को पढ़ने की हैबिट डेवलप होगी और फैक्ट्स आपको याद रहेंगे। आपने अगर कोई फैक्ट एक बार कमेंट कर दिया वीडियो में, आप उस बात को नोट कर लीजिए, जीवन भर आप भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगा कि ये बात मैंने कमेंट करके वीडियो पे बताई थी। तो इसलिए कमेंट करने में आप कंजूसी मत करिएगा। एक और बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा, हेडिंग में देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम। इस कानून का संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो क्या कहीं कहीं लॉन्ग टाइटल भी होता है क्या? इन्होंने केवल और केवल टाइटल क्यों नहीं रखा है, यहां पर नाम बता देते केवल। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या है? संक्षिप्त नाम क्या होगा इसका? क्या इसका कोई बड़ा नाम भी है जो यहां पर केवल संक्षिप्त नाम बताना चाहते हैं? तो भाई बड़ा नाम क्या है? लॉन्ग टाइटल क्या होगा फिर? क्या लॉन्ग टाइटल जैसी कोई चीज होती है? कमेंट करके बताइए। अगर कमेंट आए, कम से कम 50 कमेंट अगर आए कि हाँ आप बताइए कि लॉन्ग टाइटल कोई होता है या नहीं होता है तो क्या होता है, नहीं होता है तो फिर यहाँ पर शॉर्ट टाइटल क्यों लिखा गया है, केवल टाइटल क्यों नहीं लिखा गया? अगर 50 कमेंट आएंगे तो वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊंगा। तो कॉमन सेंस से आप समझ जाइए कि इस सेक्शन नंबर 1 के अंदर 3 सब सेक्शंस होने वाली है। सब सेक्शन 1 बात करेगी शॉर्ट टाइटल की, संक्षिप्त की। दूसरी सब सेक्शन बात करेगी एप्लीकेशन की कि कहां कहां ये अप्लाई होंगे, और तीसरी बात करेगी कमेंसमेंट की कि इस एक्ट की शुरुआत कब से होगी। तो देखिए सब सेक्शन 1 की बात करते हैं। सब सेक्शन 1 में लिखा दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भैया पढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो पूरा नाम लिखा गया है, बड़ा नाम लिखा गया है, लॉन्ग टाइटल लिखा गया है, तो फिर उसमें शॉर्ट टाइटल क्यों लिखा था? फिर एक बार बोल रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताइए। तो इन्होंने सिंपल कह दिया कि ये जो एक्ट अब हमने 2023 में बनाया है, लॉ ऑफ एविडेंस, उसको बोला जाएगा द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023।
तो दो बातें आपको यहां बताना चाहूंगा मैं। एक तो एक्ट देखिए, कैपिटल ए से शुरुआत होता है, जबकि ऐसा सेंटेंस में देखने को नहीं मिलता। सेंटेंस का पहला लेटर ही कैपिटल होता है, बट यहाँ पर एक्ट भी कैपिटल ए से लिखा गया है। आप नोट करिए कि जब जब आप अधिनियम के लिए एक्ट लिखें, अधिनियम के लिए एक्ट लिखेंगे, तो वो सेंटेंस के बीच में आए, पहले आए, वो कैपिटल ए से ही आप शुरू करेंगे, स्मॉल ए से शुरू नहीं करेंगे। और अगर आपने इसको स्मॉल ए से शुरू कर दिया, ये वाला एक्ट लिख दिया, तो इसका मीनिंग फिर अधिनियम नहीं होगा, इसका मीनिंग फिर कार्य हो जाएगा। कोई कार्य किया, whoever act समथिंग समथिंग, तो उसका मतलब किसी ने कार्य किया। जब कैपिटल ए लिखेंगे तभी इसको एक्ट माना जाएगा। और आप लिखने को लिख आओ, समझने वाला समझ भी जाएगा कि आपने अधिनियम के लिए ही ये स्मॉल एक्ट लिखा है, लेकिन समझने वाला ये समझेगा कि इस बच्चे को थोड़ी जानकारी कम है, पूरी जानकारी नहीं है, अदरवाइज इसमें कैपिटल एक्ट लिखा होता। बात नंबर एक। दूसरी बात, यहां पर मे वर्ड यूज किया गया है। देखिए, मैंने कितनी सारी वीडियो आपको पढ़ाई, उनमें मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बीएस से बोला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बीएस से बोला, बीएस से लिखा। तो क्या ये कानून के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट है? क्योंकि इन्होंने तो कहा है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो फिर मैं बीएसए कैसे लिख सकता हूं? वो इसलिए लिख सकता हूं कि यहाँ पर सेल वर्ड नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पर सेल वर्ड होता तो फिर मैं इसे बीएसए नहीं कह पाता। उन्होंने कहा कि आपको कुछ शॉर्ट में भी लिखना हो तो लिख लेना। तो इतनी सी बात कही कि भैया इसका शॉर्ट टाइटल सबसेक्शन 1 में क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 में दोस्तों चेंज आया है। और एक बात बता दूं कि जब ये 1872 वाले एक्ट में सबसेक्शन 1 थी, तो क्लॉज तो वहां पर भी 3 थी, लेकिन उनको नंबर नहीं दिया गया था, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। लेकिन जब ये बीएसए 2023 में आई है ये सेक्शन, तो यहां पर क्लॉज 3 हैं, उनको अब सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 नंबर दे दिया गया है, जैसा कि हमने सबसेक्शन 1 में देखा। सबसेक्शन 2 बात करेगी एप्लीकेशन की, एक्सटेंट की जगह पर एप्लीकेशन हो गया है। अब यहां पर चेंजेस आए हैं, इसलिए आपको थोड़ा कंसंट्रेशन हमारी वीडियो की तरफ रखना पड़ेगा। देखिए, शुरुआत होती है, और पहले मैं ये बता दूं कि ये मैंने लिख के काटा हुआ है एक लाइन से। इसका मतलब ये है कि ये पहले एक्ट में था, अब नए एक्ट में बोरो नहीं किया गया, इसको हटा दिया गया है, इसलिए मैंने काटा है। और आपको ये पता भी रहे कि पहले क्या लिखा हुआ था, इससे बहुत सारा मीनिंग समझ में आता है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, उससे भी पहले लिखा हुआ था इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि 2019 के बाद में ये रह गया इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, और अब 1 जुलाई 2024 के बाद में ये भी हट गया है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। अब ये वाला पोर्शन नए लॉ में नहीं है। यही पोर्शन बताता था जो हेडिंग में एक्सटेंट लिखा था उसका मीनिंग, लेकिन इसको हटा दिया गया है, इसलिए हेडिंग से भी एक्सटेंट हटा दिया गया। और ये जो सेकंड पोर्शन है ये बताता है इसका एप्लीकेशन, इसलिए हेडिंग में एक्सटेंट को हटाकर एप्लीकेशन रख दिया गया है। एप्लीकेशन का मतलब कि कहां कहां लागू होगा, कहां कहां मतलब कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिन पर ये लागू होगा। और एक्सटेंट का मतलब वो टेरिटोरियल एरिया, वो टेरिटोरियल एरिया, वो जुरिस्डिक्शन, कहां कहां ये इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो सकता है, उसको हटा दिया गया है। कि अब टेरिटरी नहीं बताई जा रही है कि कहां कहां लागू है, जबकि पुराने एक्ट में बताया गया था कि किस टेरिटरी पर ये लागू होगा। तो क्या इसका मतलब ये निकलेगा दोस्तों कि अब कहीं भी लागू होगा ये टेरिटरी, अब पढ़ी ही नहीं जाएगी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की टेरिटरी क्या होगी, कौन कौन से एरिया में लागू होगा? तो अभी भी टेरिटरी पढ़ी जाएगी कि कहां कहां ये लागू होगा। बेशक ये एक्सटेंट वाला पोर्शन यहां से हटा दिया गया है। अब एप्लीकेशन वाला पोर्शन देखिए, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट, और कोर्ट में इंक्लूड करके रखा इन्होंने इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल। तो यहां पर कहां कहां ये अप्लाई होगा
केवल दो ही बातें बताई गई हैं। नंबर एक बात तो अप्लाई होगा ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। और दूसरी बात बताई कि वो प्रोसीडिंग्स कहां हो रही हो, बिफोर या इन एनी कोर्ट, किसी कोर्ट में या कोर्ट के सामने हो रही हो। और अब इस कोर्ट में लिखा है स्पेशली इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल। इट मींस यहां जो ये कोर्ट वर्ड लिखा, जिस कोर्ट में ये प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, वो अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कोर्ट मार्शल में भी हो रही होंगी, उस पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एप्लीकेबल होगा। आगे देखिए, इसी सबसेक्शन में पहले लिखा हुआ था अदर देन कोर्ट्स मार्शल के आगे लिखा हुआ था अदर देन द कोर्ट मार्शल्स कन्वेंड अंडर आर्मी एक्ट, द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और एयरफोर्स एक्ट। जो 1872 वाला कानून था, वहां पर कोर्ट मार्शल में अप्लाई तो होगा, लेकिन कोर्ट मार्शल कौन सा नहीं होगा ये और लिखा था। तो उन्होंने लिखा था कि ये जो एक्ट हैं, ये 4 एक्ट जो यहां पर लिखे हुए हैं, इनमें जो कोर्ट मार्शल दिए गए थे उन पर लागू नहीं था ये 1872 वाला कानून। लेकिन अब ये यहां से वर्ड्स हटा दिए गए और केवल वहीं तक, पिछली स्लाइड देखिए, केवल यहां तक छोड़ दिया गया है कि एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल। तो जो कोर्ट्स मार्शल का एक्सेप्शन था, ये यूके के एक्ट थे चारों, उनमें जो कोर्ट मार्शल लिखा था उनको एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाला था कि उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। तो ये कौन सा कोर्ट मार्शल था, कौन सा कोर्ट मार्शल था जब वहां कोर्ट मार्शल में एप्लीकेबल नहीं हो रहा था? तो जो इंडिया के लिए कोर्ट मार्शल था उनके लिए एप्लीकेबल हो रहा था। देखिए, मैंने नीचे यहां पर ये 3 एक्ट के नाम लिखे हैं, हालांकि इनको ऐड नहीं किया गया है नए लॉ में, बट आपको समझाने के लिए समझा देता हूं मैं कि वो जो कोर्ट मार्शल वर्ड लिखा है ना पीछे, ये जो 4 एक्ट थे इनमें भी कोर्ट मार्शल था। अब इंडिपेंडेंस के बाद 1950 और 1957 में, 1950 में आर्मी एक्ट, 1950 में नेवी एक्ट और 1957 में एयरफोर्स एक्ट इंडिया ने पास किया अपनी पार्लियामेंट में। और ये जो 4 थे इनकी जगह पर किया था, इनको हटा दिया गया। तो इन तीनों एक्ट्स में भी कोर्ट्स मार्शल है। तो क्योंकि अब ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं लिखा गया सबसेक्शन 2 में कि इनमें जो कोर्ट मार्शल है उनको छोड़कर बाकी कोर्ट मार्शल पर एप्लीकेबल होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऐसा नहीं लिखा गया। इट मींस यहां जो कोर्ट मार्शल वर्ड यूज हुआ है, ये वो कोर्ट मार्शल है जो उन तीनों एक्ट में बताया गया। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम उन तीनों एक्ट में बताए गए कोर्ट मार्शल पर भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, कि ये जो आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट है, ये तीनों स्पेशल एक्ट है। और अगर, और ध्यान देना, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये प्रोसीजरल एक्ट है। प्रोसीजरल एक्ट का मतलब प्रक्रिया विधि है, और प्रक्रिया विधि के लिए फिक्स्ड कानून है कि अगर स्पेशल एक्ट में कोई प्रोसीजर बताया गया है और वही प्रोसीजर एक जनरल लॉ में बताया गया, और अगर दोनों में कहीं कंट्राडिक्शन आ जाता है तो फिर स्पेशल लॉ में लिखे हुए प्रोविजन को ही माना जाएगा। तो कोर्ट मार्शल कहां बताया गया? स्पेशल एक्ट, आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट में, और उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोसीजरल बातें भी वहां पर लिखी गई, और वही बातें इंडियन एविडेंस में भी लिखी गई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी लिखी गई। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी बातें इन स्पेशल एक्ट में लिखी गई हैं कोर्ट मार्शल के लिए, उतनी बातों के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम कोर्ट मार्शल पर अप्लाई नहीं होगा। और जो बातें उन स्पेशल एक्ट में नहीं बताई गई लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताई गई हैं, तो फिर उन बातों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। तो कोर्ट मार्शल के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको ये रखनी है। तो अभी तक तो जो ये सबसेक्शन 2 है सेक्शन 1 की, वहां पर क्या बताया गया कि कहां कहां ये एप्लीकेबल होगा।
अब इसी में सबसेक्शन 2 में ही एक और पार्ट है कि कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होगा। दोनों बातें बताई गई हैं सबसेक्शन 2 में कि यहां एप्लीकेबल होगा, यहां एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ध्यान से सुनना है कहां एप्लीकेबल नहीं होगा। और आप ये नोट करके चलिएगा कि अधिकतर अगर क्वेश्चन इस सबसेक्शन से आएगा तो यही पूछा जाएगा कि कहां एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ध्यान से सुन लो कि उसी सबसेक्शन में लिखा है बट इट अप्लाइज से शुरू हो रहा था। उन्होंने कहा इट अप्लाइज टू ऑल कोर्ट प्रोसीड ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बट नॉट टू एफिडेविट्स। उन एफिडेविट्स पर, उन शपथ पत्र पर लागू नहीं होगा जो शपथ पत्र प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिस। किसी भी न्यायालय के सामने, किसी भी अधिकारी के सामने अगर कोई शपथ पत्र प्रेजेंट किया गया, दिया गया है तो उस पर यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू नहीं होगा। आंसर में पूछा जाए किस पर लागू नहीं होगा तो एफिडेविट्स आपको याद रखने हैं। लेकिन कोई एफिडेविट्स ऐसा है जो कोर्ट में पेश नहीं किया गया, किसी ऑफिसर के सामने पेश नहीं किया गया, तो अभी भी यहां पर छूट है दोस्तों। अगली बात, और कहां एप्लीकेबल नहीं होता है, नॉर टू प्रोसीडिंग बिफोर एनी आर्बिट्रेटर। जो आर्बिट्रेटर हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट है अपने इंडिया में, वहां पर जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं, वो आर्बिट्रेटर जो प्रोसीडिंग्स करेंगे उन पर ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम उनकी प्रोसीडिंग पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक बात तो बताई कि कहां एप्लीकेबल होगा और दो बातें बताई कहां एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कंक्लूजन के लिए मैंने ऐसे टेबल बनाई आप लोगों को जो याद रह जाए, कहां एप्लीकेबल होगा बीएसए, कहां एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखिए जहां एप्लीकेबल होगा वो तो है केवल ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, बट ध्यान रखना है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहां हो रही हो, या तो कोर्ट में हो रही हो इन, या कोर्ट के सामने हो रही हो इन, और बिफोर एनी कोर्ट। और इस कोर्ट में क्या शामिल है, कोर्ट मार्शल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोर्ट मार्शल पर क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल होगा, तो आप उसमें लिखे ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर उस ऑप्शन में कुछ एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि उतना पोर्शन जो कंट्राडिक्ट नहीं करेगा स्पेशल एक्ट के साथ, उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। और जहां स्पेशल एक्ट में लिखा है प्रोसीजर, तो फिर वहां पर वही प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा। ऐसी बातों के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा। बहुत ध्यान से आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, और ऑप्शन पढ़ने के बाद हो सकता है सिंपल यही लिखा हो कि हाँ कोर्ट मार्शल एक्ट, कोर्ट मार्शल पर भी बीएसए एप्लीकेबल होगा, तो आप इसको फिर टिक कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। कहां एप्लीकेबल नहीं होगा, एफिडेविट्स कौन कौन से, जो कोर्ट में प्रेजेंट किए गए हों या फिर किसी ऑफिसर के सामने प्रेजेंट किए गए हों ऐसे शपथ पत्र पर, या फिर ऐसी प्रोसीडिंग्स जो आर्बिट्रेटर के सामने हो रही हैं उन पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं, हेडिंग हमने देखा, शॉर्ट टाइटल्स पूरा हो गया सबसेक्शन 1, एप्लीकेशन पूरा हो गया सबसेक्शन 2। अब आता है कमेंसमेंट सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहता है इट shall come into force on such date as the central government may by notification in official gazette may appoint। ऐसी डेट से लागू माना जाएगा और डिपेंड करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस डेट पर इसको लागू करना चाहती है, तो वो कौन सी डेट उन्होंने बनाई, लेकिन वो डेट इस ऑफिशियल गजट में इनको पब्लिश करनी पड़ेगी। ऑफिशियल गजट क्या होता है आपको समझना चाहिए, डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप लिखेंगे यूट्यूब सर्च बार में ऑफिशियल गजट, साथ में लिख देंगे मेरे चैनल का नाम लीगल लैंप, तो आपको वीडियो निकल कर आ जाएगी। तो यहां पर लिखा कि ये कब से शुरू होगी, तो पहली बात तो केवल और केवल पावर किसको है इसको कमेंस करने की, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है। और वो डेट है कौन सी जो ऑफिशियल गजट में अपॉइंट कर दी गई है, वो है 1 जुलाई 2024। ये एक ऑफिशियल गजट में निकाली गई थी पब्लिकेशन
और ये कहा गया था कि जो नए कानून होंगे वो 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। तो सबसेक्शन 3 में कमेंसमेंट कंप्लीट हुआ। अब आपको सेक्शन 1 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम समझ तो आ गया होगा, ये सबसेक्शन 3। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है जो समझने लायक है, अभी भी आपको समझनी पड़ेगी। यहां पर जो वर्ड्स यूज हुए हैं, अगर उनको बिना समझे आप आगे बढ़ गए तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपने सिर्फ रटा है, आपको समझा नहीं। तो मेरी ड्यूटी ये है कि मैं आपको इसे समझाऊंगा, रटाऊंगा नहीं। रट तो अपने आप जाएगा। यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स यूज हुए? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो भैया कौन सी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाएंगी, कौन सी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं कहलाएंगी, ये जब तक नहीं जान लेंगे तो आप समझिए कि पूरी सेक्शन आपको समझ नहीं आई। दूसरी बात, एक वर्ड यूज हुआ है कोर्ट। किस किस को कोर्ट माना जाएगा, किस किस को कोर्ट नहीं माना जाएगा, इसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। कोर्ट मार्शल को तो मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर ही दिया है। अगला वर्ड क्या यूज हुआ है यहां पर कि कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो है एफिडेविट्स। तो भाई आपको एफिडेविट्स को भी समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। और है एक आर्बिट्रेटर कि यहां इनमें जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनको भी, उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आर्बिट्रेटर्स को भी आपको समझना पड़ेगा। जब आप इन 4 बातों को समझ जाएंगे तब आप कहिएगा कि सेक्शन 1 आपको अच्छे से समझ आ गई है। और 5वीं बात जो यहां से हटा दिया गया, एक्सटेंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, जो हटा दिया गया कि किस किस टेरिटरी पर यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा, तो आप ये मत सोच लेना कि अब उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी बातें मैं अगली वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आसानी से आपको समझ भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाइप करिए, जितने भी पॉइंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं दे दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।